अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो एकदम से बढ़ी, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम किफ़ायत शरी जो इक़दामात हैं वो उठाएं, और इसी हवाले से जो है ना वो इजलास भी हुआ गुज़श्ता रोज़। उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, एलामिया भी उसका जो आया उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे। फिर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये फैसला किया कि वो कौम से खुद खिताब करेंगे। तो उन्होंने गुज़श्ता रात तकरीबन जो लेट आवर्स हैं 9 बजे के करीब उन्होंने जो है ना वो कौम से खिताब किया। उसके अंदर जो डिसीजंस उन्होंने लिए थे वो उन्होंने बताए, वो आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस हवाले से बात की कि इस वक्त शदीद जो है ना वो जंगी सूरत हाल की लपेट में है, और हमको लाख ख़तरात ऑब्वियसली हम सब के लिए तशवीश का बायस है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मगरबी सरहदों को दहशत गर्दियों का सामना है, और चाहते हैं मसाइल का जो हल है वो सिफारतकारी के ज़रिए निकाला जाए। हम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भाई मुश्किल वक्त में है, चैलेंजेस हैं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ खड़े हैं, और हम दोस्त ममालिक की जो सलामती है उसको अपनी सलामती समझते हैं। सऊदी अरब का जिक्र किया, कतर, ओमान और यूएई में होने वाले जो हमले हैं उसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की शहादत पर पाकिस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। फिर उन्होंने जो तेल की कीमतें आलमी मंडी में उसका जिक्र करते हुए कहा कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो 60 से बढ़कर $100 से तजावुज़ कर गई, और ऑब्वियसली हमारी जो मईशत का इन्हिसार है वो खलीज से जो आने वाले तेल हैं और गैस है उसी पर है। और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने मुश्किल फ़ैसले किए। वो मुश्किल फ़ैसला तो ऑब्वियसली यही है कि जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस बढ़ी हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि चंद दिनों में तेल की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद बढ़ेंगी, लेकिन कोशिश ये होगी कि आइंदा तेल की कीमत में इजाफे का जो बोझ है वो आवाम पे ना डाला जाए। दुआ यही है और उम्मीद यही है कि भाई पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो है ना वो मज़ीद बोझ ना डाले, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं कि जो ऑयल और गैस की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ें। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की जो गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी, और आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को भी बंद किया जा रहा है। और आइंदा 2 माह के लिए काबीना जो अरकान हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे, उन्होंने ऐलान किया है, और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 25% कटौती होगी। और नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं उसके लिए वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के बैरून ममालिक दौरों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बैरून ममालिक सफ़र पर पाबंदी वज़ीर आज़म, गवर्नर्स और वुज़रा आला पर भी होगी। सरकारी अखराजात में कमी के लिए जो सेमिनार्स होटलों के बजाय सरकारी इदारों में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट और जो ज़रूरी खिदमात के अलावा 50% स्टाफ को घर से काम करने की हिदायत की गई है, यानी वर्क फ्रॉम होगा। 50% जो स्टाफ होगा। सरकारी जो इशाइये हैं और इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हायर एजुकेशन के तमाम तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त करने का कहा गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और हफ्ते में 4 दिन सरकारी दफातर खुले रहेंगे, यानी 3 डेज जो है ना वो ऑफ होगा। 4 डेज सिर्फ जो है ना वो सरकारी जो गवर्नमेंट हमारे इदारे हैं उनके अंदर काम होगा, और फौरी तौर पर तमाम स्कूलों में 2 वीक्स की छुट्टियां भी दी जा रही हैं। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिसीजंस लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने लिए हैं, और फिर उन्होंने कौम से खिताब करते हुए वो तमाम चीज़ें बता भी दी। अब बात करते हैं वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने कहा है कि भाई ख़ित्ते में जंग है। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी जंग लड़ रहा है, और मौजूदा हालात में जो दिफाई बजट है, डिफेंस का जो बजट है वो ज़रूर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान जंग रोकने की भी कोशिशें हो रही हैं। ऑब्वियसली हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। खैर, उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक अमेरिका और इसराइल का साथ देने से गुरेज कर रहे हैं, ये पॉपुलर जंग नहीं है। उन्होंने अपना हरमज़ का जिक्र किया कि वहाँ से दुनिया का जो 20% तेल है गुजरता है, और बंदिश से पैदा होने वाली जो किल्लत है उसमें आलमी सतह पर जो मईशत है वो मुतासिर होगी। और उनका मज़ीद कहना था कि भारत ने हमारे साथ बराह रास्त जंग करके देख लिया है, और पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना जो बड़ा दुश्मन है उसको जो है ना ऐसी धूल चटाई कि वो याद रखेगा। खैर, भारत हर उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, ये भी कहना था ख्वाजा आसिफ का। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हमले होते हैं, फितना ख़वारिज को नहीं छोड़ेंगे, और अफ़गान हुकूमत और अवाम का जो मौजूदा रवैया है ना तो माजी में काबिल कबूल था, ना आज है, और ना ही कभी फ्यूचर में भी वो काबिल कबूल होगा। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने बातचीत के ज़रिए तमाम जो मसाइल हैं उसके हल की कोशिश की, लेकिन अफ़गानी जो हैं वो काबिल एतमाद लोग नहीं हैं। वो डायलॉग्स ऑब्वियसली जिस तरह से वो बेनतीजा ख़त्म हो गए थे उस हवाले से उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि 2 बार उनसे मुलाकात की है, जब तक ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाता
آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان نے ہمیشہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی، اگر افغانستان کی حمایت نہ ہوتی تو یہ دہشت گرد گروہ کب کے ختم ہو چکے ہوتے، اور موجودہ صورتحال کو منطقی انجام تک جو پہنچانا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور سچویشن جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اچھا جی، اسی حوالے سے خبر جو ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں، کچھ جو غیر ملکی جریدے ہیں ان کے نمائندوں سے گفتگو کی، جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ نے، ان کے جو انہوں نے کہا، ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں درست انٹیلیجنس بیسڈ معلومات کی بنیاد پر ہی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان نے افغانستان میں کسی بھی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا۔ بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں کہ بھائی شہری علاقوں کو جو ہے نا اور لوگوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیٹیگوریکلی جو وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، وہیں پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور شہری علاقوں کو، لوگوں کو جو ہے نا وہ نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم افغانستان میں صرف اور صرف دہشت گردوں کے جو ڈھانچے ہیں اور جو معاون نظام ہے صرف اس کو ہی ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے خیالی اعداد و شمار کسی سنجیدہ تبصرے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ترجمان افغان وزارت دفاع کا کامیابیوں کا دعویٰ محض پروپیگنڈا ہے، اور انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم اور اقوام متحدہ کے مشن کی شہریوں کی ہلاکتوں کی جو خبر ہے اس کی تردید کرتے ہیں، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ کابل میں قائم اقوام متحدہ کی ایجنسی کی معلومات کا مکمل انحصار صرف طالبان حکومت پر ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد مل کر حملے کر رہے ہیں، جو دونوں کے درمیان گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ افغان طالبان رجیم کے تمام حملوں کا فوری اور مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردوں اور ان کے جو معاونین ہیں اور افغان جو طالبان رجیم کے فوجی اڈوں کو درست جو ہے نا وہ نشانہ بنایا، اور وہی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی جو بھی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ بھئی یہاں شہری علاقوں کو یا ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، ان کی جو ہے مشکلات اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر مبینہ طور پر گمراہ کن الزامات لگانے اور ساکھ متاثر کرنے کے مقدمے کی جو سماعت ہے وہ سینئر سول جج عباس شاہ نے کی۔ گزشتہ روز یہ سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عدالت میں عدم حاضری پر جج نے سہیل آفریدی کو کہ جو دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا، اور عدالت نے کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 26 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اچھا جی، تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج رکھا ہے، اور وہ اس کے اندر حاضر نہیں ہوئے جب سماعت ہوئی، تو ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وہ جاری ہوئے اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھ عرصے سے جو ہے نا کیس چل رہا ہے، اور ان کے پہلے بھی جو ہے نا وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس میں جاری ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔